Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री वर्ल्ड में खुश आमदेद। मैं सैयद ज़रीन बंगश आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपना एक चैनल आज 19 अगस्त 2024 को स्टार्ट ले रहा हूँ और पहला वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह ये है, आपका स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस पेपर को, केमिस्ट्री ओ लेवल 50-70 समर 24 पेपर क्वेश्चन पेपर 1-2 जो अभी इस साल समर में बच्चों ने लिया है, इसको मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। अच्छा, आप मेरे चैनल में इंशाल्लाह तीनों पेपर्स जो ओ लेवल्स के हैं, इसके अलावा जो IGCSE के हैं और ए लेवल के हैं, कैम्ब्रिज ए लेवल की, फिर डिमांड को इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि एडेक्सल की तरफ भी जा सकते हैं, IB की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैं फोकस करूंगा GCE ओ लेवल और कैम्ब्रिज AS A2 और IGCSE इस पर। अच्छा, तो क्वेश्चंस का ख़ास करके जो MCQs है, क्योंकि इसका टाइम बड़ा क्रूशल होता है और आपने सिर्फ ABCD आंसर वहाँ पर बॉक्स में शेड करना है और रिलेवेंट बॉक्स को आप उसी वक्त करें। जो आप टिक मार्क लगाएंगे पेंसिल से करें, क्योंकि वहाँ पर पेंसिल के बगैर तो नहीं चलता और आप अपनी भी जो प्रैक्टिस करते हैं आप पेंसिल से इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि which physical changes are both exothermic। अब आप उस टॉपिक की तरफ जाएं जो एनर्जी चेंजेस है, आपने केमिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ चुके हैं। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का मतलब आपको आना चाहिए। फिर जो फिज़िकल चेंजेस हैं, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ऑल दोज और इवन सब्लिमेशन, ये फिज़िकल चेंजेस है। उनमें से आपको समझ आना चाहिए कि कौन से एक्सोथर्मिक है, कौन से एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जब फिज़िकल चेंज हो रहा और उसमें एनर्जी रिलीज हो इनटू द सराउंडिंग्स फ्रॉम द सिस्टम, तो वो एक्सोथर्मिक होगा, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक होगा। इंशाल्लाह जब ये टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा तो आपको फिर मैं डिटेल से समझाऊँगा एक एक चीज़, जो आप कभी भी उसको इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब ये पहला वन, कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन। अब कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है? जब कोई वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो, यानी गैस कंडेंस हो के लिक्विड बनाए, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और वो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। क्यों रिलीज़ होती है? क्योंकि अब आप ये भी पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में कि सॉलिड्स पार्टिकल have minimum energies while gaseous particles have very high energy। अब वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएंगे तो दे मस्ट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी लूज़ करेंगे, दैट शुड बी रिलीज, तो वो एक्सोथर्मिक होगा। और एवापोरेशन क्या है कि जब आप किसी लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करते हैं, वेपर्स में चेंज करते हैं, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो एक्सोथर्मिक नहीं है। तो फर्स्ट चॉइस नहीं है। सेकेंड में भी इवापोरेशन है, आपने ए में पढ़ लिया, बी में भी इवापोरेशन है तो नहीं है। सी में देख ले, फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन। अब फ्रीजिंग क्या है? लिक्विड से जब हम सॉलिड की तरफ जाएं तो लिक्विड पार्टिकल्स मस्ट लूज एनर्जी टू बिकम सॉलिड एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए मेल्टिंग और फ्रीजिंग है डी में। तो मेल्टिंग वो है कि जब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएं, सॉलिड को हीट करेंगे और वो मेल्ट हो। कोई भी चीज़ आप देखें, आइस को ले लें, जब वो मेल्ट हो रहा हो तो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी मस्ट बी एब्जॉर्ब, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा,
फिर सेकेंड है व्हाट इज़ टेप वाटर। अब टेप वाटर जो घरों में अवेलेबल होता है, जिसको हम आम ज़बान में नलके का पानी कहते हैं, टेप वाटर। टेप वाटर में क्या ये प्योर होता है? तो आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, जगह जगह पर आपने प्योरिटी क्राइटेरिया को चेक किया है, जहाँ पर आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं कि कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। अगर प्योर नहीं है तो वो डिफरेंट होता है उसके अपने बॉइलिंग पॉइंट से, तो वो इम्प्योर होता है। टेप वाटर प्योर नहीं है। प्योर मीन्स 100%, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। और वाटर एक कंपाउंड है, लेकिन टेप वाटर मिक्सचर है। अब मिक्सचर में कोई भी चीज़ हो सकती है। बी अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स भी इसमें हो सकते हैं, यहाँ पर प्लूरल है कंपाउंड्स, यानी एक तो वाटर है, दूसरे इसमें साल्ट्स है, और कोई भी ट्रेस अमाउंट में कोई एलिमेंट भी उसमें हो सकता है। ठीक है, टेप वाटर में सॉलिड पार्टिकल कार्बन के हो सकते हैं, कोई और चीज़ हो सकती है, कोई मेटालिक पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल हो सकते हैं, वो जो एलिमेंट होगा तो वो भी पॉसिबल है। तो ये है ऑप्शन बी, आपका आंसर बी है। लेकिन आप सी को भी देखें, डी को भी देखें। अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, इसमें सारे एलिमेंट्स तो नहीं होंगे। कंपाउंड तो वाटर ख़ुद कंपाउंड है, कोई मिनरल है, सॉल्ट है, वो भी कंपाउंड है, तो सी नहीं है। इन एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 2। अच्छा, अब क्वेश्चन 3, इन विच पेयर ऑफ पार्टिकल्स इज़ the sum of their charges equal to 0. Next point, the sum of their masses almost the same as 1/12 of the mass of an element of an atom of carbon 12. अच्छा, अब ये दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे, फिर ऑप्शंस को देखेंगे। अब द सम ऑफ चार्जेस इक्वल टू 0, कि दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो उनके जो चार्जेस हैं उनको 0, वो कौन से हैं? आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और उसके रिलेवेंट चार्जेस पढ़े हैं। ठीक है, फिर ये डिफिनीशन भी पढ़ चुके हैं जो AR में है, रिलेटिव एटॉमिक मास में है। ठीक है, कि वहाँ पर ये the sum of their mass is almost the same as 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। अच्छा, अब इसमें जाहिर है कि ये भी एक रेलेवेंट पॉइंट है, तो ऑप्शंस में आप आके देखें, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इन दोनों का सम 0 नहीं होगा। बी 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 है, -1, और प्रोटॉन पे चार्ज, ठीक है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आप इस तरह मेंशन करते हैं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज इस तरह मेंशन करते हैं, -1 और +1, दोनों का ऐड करके तो ये सम ऑफ चार्जेस 0 हो जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन। और फिर दूसरी बात देखें कि जो वहाँ पर सेकंड पॉइंट था, ये सेकंड डॉट है, सम ऑफ देयर मास इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज 1/12 द मास ऑफ एन एटम। यानी किसी भी एटम की जब हम कंपेयर करते हैं आइसोटोपिक मास को, वो आगे इंशाल्लाह एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा कि हम इसको 1/12 क्यों लेते हैं। ठीक है, 1/12 यानी 1 यूनिट ऑफ कार्बन, 1 यूनिट ऑफ कार्बन। ठीक है, और इसके लिए हमने जो स्टैंडर्ड चूज़ किया है कार्बन का, तो उससे हम कंपैरिजन करते हैं एटॉमिक मासेस की। तो वो भी इलेक्ट्रॉन उसकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की करते हैं। किसके करते हैं?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्जेस ज़ीरो हैं, लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है, द सम ऑफ देयर masses ऑलमोस्ट द सेम एज 1/12 ऑफ द masses ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये जो है ये रेलेवेंट नहीं है, इससे आपका कोई इसका आंसर इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन सी की तरफ जाएं, 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, ये दोनों में नहीं, 2 न्यूट्रॉन्स ये भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आप देख लेंगे कि ये आपको कैसे लगेगा। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पर आपने पहले तो आइसोटोप्स को रिकॉल करना है कि जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डिफिनीशन रिकॉल करें, कॉन्सेप्ट मीनिंग रिकॉल करें, फिर वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके आप मोल्स और कैलकुलेशंस में जाते हैं और वहाँ पर आप रिकॉर्ड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं AR, relative atomic masses, or to calculate AR यानी relative atomic masses by using the isotopic abundance of the given isotopes of an element। क्योंकि किसी एलिमेंट के 2 आइसोटोप हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, तो उनकी परसेंटेज अबंडेंस वो गिवन होगा आपके ओ लेवल में, वो जो भी होगा गिवन होगा। अगर कोई आइडिया, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो डायग्राम है, जो सर्कल्स x और x+2 है, इससे आपने आइडिया लेना है। उसमें कहते हैं कि एलिमेंट हैज़ 2 आइसोटोप्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस x एंड x+2। अच्छा, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये x और x+2, आपको इसको कंफ्यूज न करें। जैसे कि कोई एलिमेंट है, उसके आइसोटोप्स है, उसका कोई न्यूमेरिकल फिगर है, लेट्स सपोज 20 है, तो उसका सेकेंड आइसोटोप होगा, उसका एटॉमिक मास या मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर या आइसोटोपिक मास, ये सारी चीज़ें एक है, मैं आपको बता रहा हूँ। आइसोटोपिक मास, न्यूक्लियन नंबर, मास नंबर, या सिर्फ मास ऑफ द एटम या आइसोटोप, आप इसको कह सकते हैं। तो वो एक न्यूमेरिकल फिगर होगा। अगर एक आइसोटोप्स का लेट्स सपोज 20 है, तो x+2 का मतलब सेकंड का होगा 22, यानी x+2 का ये मतलब है। अगर किसी एक आइसोटोप का 35 है, तो दूसरे आइसोटोप का होगा x+2 का मतलब है 37। अब इसी तरह आपने 2 ऐड करना है। अच्छा, अब ये आइसोटोपिक मासेस हैं। अच्छा, अब आपको AR की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला लिखता हूँ। AR इज़ इक्वल टू मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस प्लस मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, ये कैलकुलेशन का तरीका आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, आपने रिकॉल करना है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कि ये जब हम एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इंशाल्लाह जब ये अवेलेबल होगा तो कभी मैं फिर डिस्कस करूँगा। तो ये बहुत ही इसकी जो परसेंटेज अटेम्प्टेड आंसर्स हैं, जो करेक्ट आंसर्स हैं, उसका बहुत कम होगा। ये 2% से भी ऊपर नहीं होगा, तो किसे लगाया होगा, आई एम श्योर। अच्छा, यहाँ पर आपने काउंट करना है कि ये टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये टोटल 12 है, इसमें से x कितने हैं, एक मिनट। अब x को आप ले ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये जो x वाले हैं ये 9 पार्टिकल्स हैं आउट ऑफ 12, और जो x+2 है ये है 1, 2 और 3। तो इसका मतलब है कि इसका आप रेशो निकालें, परसेंटेज निकालें या आउट ऑफ 1 निकालें। देखिए 9x इज इक्वल टू जो x वाला आइसोटोप है जिसका मास x है, दैट आइसोटोप हैज़ abundance 9/12, it comes out to be 0.75। अगर इसको आप परसेंटेज में करेंगे तो ये 75 होगा, वो वही आ जाएगा, दिस इज नॉट कन्फ्यूजिंग। और जो x+2 है 3/12, इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 12 करें तो ये हो गया 0.25। अच्छा, अब आपके साथ परसेंटेज आ गया। अब ये आउट ऑफ 1 है, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 और 25 होगा, एक ही चीज़ है। अगर आप इसको आउट ऑफ 1 लेंगे तो 0.75 और 0.25 दोनों को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आता है। तो ये ज़्यादा इस क्वेश्चन से रिलेवेंट है। अब आप इसका फार्मूला बनाएं। देखें AR इज इक्वल टू, अब x आइसोटोप का इसका मास x है, परसेंटेज अबंडेंस है, इनटू 0.75 ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर यहाँ पे x+2 है इसलिए मैं 2 ब्रैकेट लगाऊंगा, x+2 इनटू इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है वो 0.2 है। चूँकि आउट ऑफ 1 हम ले चुके हैं तो ये 1 पे डिवाइड होगा। अब 1 पे कोई भी चीज़ डिवाइड होगा वही होगा। आप 100 पे करेंगे तो 100 भी वही होगा, आपका आंसर वही आएगा। अब इसमें आप इसको सॉल्व करें, 75 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75x प्लस, अब इसको आप डायरेक्ट, मैं आपको दोनों ब्रैकेट का सॉल्यूशन एक साथ दे रहा हूँ। यहाँ पर x ये अच्छा, यहाँ पे ये जो 0.25 है ये इस साइड इनसाइड ब्रैकेट x से मल्टीप्लाई होगा तो 0.25x प्लस ये 2 उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.5 होगा। अच्छा, अब आपका आंसर आएगा 0.75 प्लस 0.75x प्लस 0.25x, तो ये 1x के बराबर होगा, इसको सिंपल x लेके प्लस 0.5। अब ये आपका आंसर है, ये आंसर है। अब इस आंसर को आपने टैली करना है विद अ गिवन ऑप्शन ए, तो ये ए आंसर है, आपने शेड करना है। बी नहीं है, सी नहीं है, ये कैसे किया आपने? देखिए बहुत इजी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट्स देखे कि ये x+2 क्या है और फिर ये डायग्राम में ये क्या चीज़ गिवन है, वो बिल्कुल कंफ्यूज होगा और फिर उससे 1.5 मिनट 2 मिनट जो उसने टाइम देना था उसका 5 मिनट ज़ाया होगा, आखिर में जाके वो तुक्का लगाएगा। और तुक्का कोई भी लगेगा, ABCD, वाइल्ड गेस जिसको हम कहते हैं, उर्दू में तुक्का कहते हैं कि तुक्का लगाना, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से वो सॉल्व करेंगे और उन्हें सॉल्व कर लिया होगा। अब ये आपने इस क्वेश्चन की सर्जरी देख ली, ठीक है। ये है कि इस तरह जो बच्चे अपने ग्रेड को या A* लेना चाहते हैं, या A* तो वो हैं लेकिन वो एक डिस्टिंक्शन की तरफ जाएंगे, वो कंपटीशन में उनका डिस्टिंक्शन की तरफ कंसंट्रेशन है कि वो चाहते हैं कि डिस्टिंक्शन आ जाए, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं कि 40 आउट ऑफ 40 आपके करेक्ट हों, और फिर थ्योरी में भी कोई एक मार्क भी लूज़ ना हो और ATP में भी लूज़ ना हो, तब जाके फिर वर्ल्ड
डिस्टिंक्शन भी आ सकता है, रीजन में भी आ सकता है, कंट्री में भी आ सकता है। तो ये मुख्तलिफ डिस्टिंक्शन के क्राइटेरिया हैं, लेकिन वर्ल्ड डिस्टिंक्शन वर्ल्ड होता है जो कि हर स्टूडेंट्स की ये ड्रीम होती है, और आप भी कोशिश करें कि आप इस तरह सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल हैज़ ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आप देखें, आप बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं, आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप जिसमें टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। अब चार रिकॉल करें, आपने तीन किस्म के बॉन्ड्स पढ़ चुके हैं आप कोवेलेंट में। एक है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या जिसके ऊपर हम मेंशन करेंगे क्रॉस डॉट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर एक है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की हम करते हैं कि क्रॉस डॉट 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक डबल बॉन्ड में, एक सिंगल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको 3 लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें 3 पेयर्स हैं क्रॉस डॉट ये। अब जाहिर है कि आप ये कंफ्यूज ना हो कि जी मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, मैं सर्जरी कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन की मैं सर्जरी कर रहा हूँ। ये नहीं है कि आप इस तरह, यानी मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अब आप क्लोरीन को ले लें। क्लोरीन, एक एटम ऑफ क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, द अदर है 7, सो दे शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच। सो वहाँ पर कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना, जब आप क्लोरीन का करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं बता सकता आपको, टाइम शॉर्ट है, तो जल्दी इसको हम करते हैं। अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में आप इसको भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन के एक आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन नीड्स 2, कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर। तो वहाँ पर ये एक ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरे के साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा। तो एक डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन आपने देख लिया, दूसरे में डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब H2S, ये सल्फ़र है ग्रुप 6 का, और सल्फ़र और ऑक्सीजन बोथ हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, और हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है। तो ये इस तरह बॉन्डिंग बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड, तो एक पेयर कर लें ये वाला। अब आप क्लोरीन का भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, चलो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ठीक है, कर लिया आपने। तो ये हो गया, इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो आपका ऑप्शन सी है। आप नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन in the outermost shell. There are 2 nitrogen in 2, so they shared 3 electrons each, triple covalent bond होगा, और इसका मतलब है कि 3 pairs of electron, तो 6 electrons shared हैं। तो आपका आंसर किया है 4। तो ये चीज़ जब इस तरह आपको आएगा, ठीक है ना, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाना है, पीरियोडिक टेबल की तरफ जाना है, प्रोटॉन नंबर को देखना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखना है, फिर ऑक्टेट रूल के मुताबिक, ट्यूपलेट रूल के मुताबिक कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है ना, जो कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, या बाकी है अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन ड्यूपलेट रूल के मुताबिक कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही उसके होते हैं। ठीक है ना, ड्यूपलेट और ऑक्टेट रूल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 5, एंड आई होप कि आपको इसकी सही समझ आई है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अगेन ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, और आपने सब्सटेंसेस की
स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, बॉन्डिंग और उसकी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, कोवेलेंट, आयोनिक, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स, इनकी सारी चीज़ रिकॉल करनी है। बोथ आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, उसको आपने देखना है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को अब आप देखें कि इसके बॉइलिंग पॉइंट्स of the melting and boiling points of the four substances, melting and boiling points of the four substances given है W, X, Y, Z। अच्छा, ये जो W है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, 63 है, यानी ये ज़्यादा सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे 63 तो सॉलिड होगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका 354। एक्स उसका माइनस में मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इसका मतलब है कि ये लिक्विड है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 59 है। ठीक है, ये लिक्विड है। वाई वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द हाईएस्ट वन। और फिर जी उसका दोनों नेगेटिव में है, -183 -89। अच्छा, फिर इसको जो गिवन इंफॉर्मेशन है, द फोर कंपाउंड्स आर सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, एथेन ऑर्गेनिक से, ब्रोमीन पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं ग्रुप 7 के। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसका फार्मूला है C16H32O2। अब ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको हिंट्स दूंगा। आपने लार्ज मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस या बिग मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस, जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिस तरह डायमंड है, ग्रेफाइट है और सिलिका, सैंड, सिलिका, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, सिस्टमेटिक नेम है। अच्छा, ये इसका बहुत हाई होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इथेन गैस है, ठीक है ना, ये सॉलिड है, मैक्रोमॉलिक्यूलर है, और ये सिंपल मॉलिक्यूलर है, गैस है। ब्रोमीन भी सिंपल मॉलिक्यूलर है लेकिन लिक्विड है, इसका MR 160 अराउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फार्मूला गिवन है, ये सिंपल मॉलिक्यूलर है लेकिन इसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हैविंग वेरी बिग MR, तो ये भी सॉलिड होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप देख लें। पहला Y तो होगा सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। अच्छा, अब Y कहाँ कहाँ पे है? सिलिकॉन 4 ऑक्साइड में Y आप कर लें, ठीक है, 2 जगहों पे Y है कि ये तो पॉसिबल है। क्यों? मैंने इसको क्यों चूज़ किया? क्योंकि जो Y है इसका बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है। इसको मैंने लगाया 2 पे और 2 ऑप्शंस आ रहे हैं C और D, और A B को आप इग्नोर करें। अब Z की तरफ जाएं कि Z क्या है। Z का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों बिलो रूम टेम्परेचर है, तो ये गैस है, और इसमें गैस कौन सी है? ये लिक्विड है, तो इसमें गैस है इथेन। अच्छा, इथेन Z है। अच्छा, ये भी दोनों अब compete कर रहे हैं सेकेंड कॉलम में, C D में दोनों compete कर रहे हैं कि इथेन को हम ले रहे हैं, यहाँ तक है। फिर आप थर्ड कॉलम में जाए, ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड है, और ब्रोमीन का हम टेबल में देखेंगे कि WXYZ में ब्रोमीन कौन सा है। ब्रोमीन लिक्विड है, जिसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट शुड बी बिलो रूम टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट शुड बी अबव रूम टेम्परेचर, तो यही है, ब्रोमीन है W। तो W को आपने देख लिया, अब आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है, चलो आप देख लें
एक्स रहता है, एक्स वही होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपका ऑप्शन होगा सी। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट्स याद रखें कि हाउ डू वी प्रेडिक्ट अबाउट अ सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस के बारे में हम ये प्रेडिक्ट कैसे करते हैं कि वो लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है। ये ध्यान में रखिए। आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखना है। अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बिलो रूम टेम्परेचर है, बिलो रूम टेम्परेचर है, ठीक है ना, एमपी और बीपी दोनों लेस देन आरटी रूम टेम्परेचर, तो द सब्सटेंस शुड बी गैस। द सब्सटेंस शुड बी, बस अगर ये रूम टेम्परेचर से नीचे है, लेस देन रूम टेम्परेचर है, तो ये सब्सटेंस होगा गैस। अगर मेल्टिंग पॉइंट लोअर है, मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन रूम टेम्परेचर, melting point lower than room temperature, and boiling point, melting point is lower than room temperature और boiling point is higher than room temperature, ये मैथमेटिकली मैंने लिखा। the substance is liquid, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का दोनों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपी और बीपी ग्रेटर देन यानी हायर देन रूम टेम्परेचर, तो द सब्सटेंस इज सॉलिड। ये आप रिकॉल कर सकते हैं, मैथमेटिकली आप रिकॉल कर सकते हैं, जिस तरह भी आप इसको कर लें, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड। अच्छा, अब आपने अगेन इसको आप इस तरह नहीं कर सकते रैंडमली, आप बॉन्डिंग पे जाएं और पीरियाडिक टेबल की तरफ जाएं, पीरियाडिक टेबल की तरफ जाएं और जिंक कहाँ है। जिंक इज़ नॉट अमंग द पी ग्रुप एलिमेंट्स, जो कि ग्रुप 3 से ग्रुप 8 तक है। इसको हम पी ब्लॉक भी कहते हैं, पी ग्रुप भी कहते हैं, और जो ग्रुप्स 1 और 2 है इसको एस ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर SPDF आपके ओ लेवल में नहीं है, इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जिंक कि आप नॉर्मल वैलेंसी, इसका प्रोटॉन नंबर 30 है, तो इसको आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके नहीं कर सकते, ठीक है। वो कर सकते हैं लेकिन वो आपकी स्टडी हुई नहीं है, वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, तो यू कांट गो फॉर दैट। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे। कर तो सकते हैं लेकिन वो वहाँ तक आपने 20 तक किया है, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट 1 से लेकर 20 तक, तो ये आप इसको नहीं कर सकते। अब देखें, ऑक्सीजन का तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड 1 ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये आयोनिक बॉन्ड है, तो 1 ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू गेन। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं क्योंकि वो नॉन मेटल है। और जिंक कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है ये आयोनिक है, ये कोवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, A Z into O,
बी ZnO, Zn2O3, ZnO2D। तो ये तो आपको कोई समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कुछ अपनी बाकी कंपाउंड्स के फार्मूले को रिकॉल करें, जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4, जिंक क्लोराइड हो गया ZnCl2, तो ये आपको समझ आ जाएगी कि जिंक की वैलेंसी क्या है। जिंक के ऊपर चार्ज किया होगा जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं तो जिंक +2 बनाता है। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट की तरफ आपको नहीं लेके जा रहा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करूँगा तो वो आपकी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। वो आपके जो ओ लेवल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ज़्यादातर 20 तक है, कैल्शियम तक है, उसके बियॉन्ड नहीं है। लेकिन ये बाकी कंपाउंड्स के फार्मूले से आपको रिकॉल करना होगा कि जिंक सल्फेट का फार्मूला है ZnSO4 और सल्फेट के ऊपर चार्ज है SO4-2। तो जब उसके साथ एक जिंक होता है तो ये +2 ही होगा। ZnCl2, ZnBr2, जिंक नाइट्रेट का फार्मूला। इस तरह आप बाकी फार्मूले से रिकॉल करेंगे तो ये 1:1 रेशो है, ठीक है। तो बी आंसर है। अच्छा, ये इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा, तो फिर बाकी क्वेश्चंस करेंगे।